अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। कल हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या होते हैं? एमसीक्यूज ये होते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। आपने देखना है उन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है, उस ऑप्शन पे टिक करना होता है या सर्कल लगाना होता है। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 4 ऑप्शन को देखो भी नहीं, आप स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। उसके बाद जब आपके दिमाग में एक ऑप्शन आ गया हो, उसके बाद आप 4 ऑप्शंस को देखो। उन 4 ऑप्शन में देखो कि जो आपके दिमाग में ऑप्शन आया है वो उसमें है या नहीं है। जहां वो ऑप्शन खड़ा हो, वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, वो ऑप्शन जिसमें खड़ा हो उस ए, बी, सी या डी को आप टिक लगा दो या सर्कल लगा दो। बात समझ आई? तो हम रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 करने से पहले आप अपनी बुक खोल लें, रिव्यू एक्सरसाइज 2 निकाल लें, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइसेस है ना, 4 आपके पास चॉइसेस है तो मल्टीपल चॉइसेस हो गए ना। तो मैंने नीचे 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं आपको जस्ट बता दूंगी। आप बुक खोल के बैठो, उन 4 ऑप्शन पे जो ऑप्शन आपको सही लगे, जो ऑप्शन हमारे पास निकले, उस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। पेंसिल से लगा लो ताकि बाद में आप इरेज करके फिर भी तैयारी कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 27x की पावर -1, फिर पावर है -2/3 और यहाँ डैश लगा हुआ है, यानी कि यहाँ आप आंसर लिखो। ये नीचे जो 4 ऑप्शन हैं उन पे मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे, ए बी सी डी आपको बुक में नज़र आ रहे होंगे। जो ए बी सी डी हैं उनमें किसी पे आप टिक करो। पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, ये हर क्वेश्चन जो हर स्टेटमेंट होती है वो 1 नंबर की होती है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने अच्छे तरीके से जब ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाए, आपने साथ रफ पेज भी ले लेना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उस पर जगह नहीं होती हल करने के लिए या रफ अमल करने के लिए। आप रफ पेज ले लो, जो काम आप जो क्वेश्चन लिखा हो, जो स्टेटमेंट लिखी हुई हो, उसको आप थोड़ा सा रफ पेज पे हल करके देख लो। जो आंसर है कंफर्म आंसर है, इसका मतलब है वही आंसर है। फिर जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन में देखो कि जो आपने हल किया है, जो आंसर निकला है वो कौन सा इन 4 ऑप्शन में है। वो ए हो या बी हो या सी में लिखा हुआ हो या डी में लिखा हुआ हो, जिसमें वो आंसर लिखा हुआ हो जो आपने निकाला है, उस पे आपने क्या कर देना है, टिक लगा देना है या सर्कल लगा देना है। तो अब 27x की पावर -1 और फिर पावर है -2/3। इसको हम थोड़ा सा यहाँ हल कर लेते हैं, क्योंकि और कोई जगह है नहीं। मैंने 15 पार्ट है, 15 के 15 पार्ट आपके सामने लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अब ये पावर है 27x -1 की पावर है -2/3। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो -2/3 इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की पावर है। तो 27 की पावर भी -2/3 है और x की पावर भी -2/3 है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ करके लिख लेते हैं। 27 यहाँ आ जाएगा -2/3 और यहाँ x -1 और -2/3। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो 27 को मैं अभी ये इरेज कर रही हूँ। अभी हम यहाँ 27 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब और -2/3, और यहाँ जो है x -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/3 बन जाएगा। यहाँ 3 जो है 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 3 की जो पावर बनी है वो -2 बनी है और यहाँ x की जो पावर बनी है वो 2/3 बनी है। x की पावर 2/3 है, इसका मतलब है कि x की पावर 3 -2 है, 3 को नीचे लेके जाएंगे और x को ऊपर ही रहने देंगे। x 2/3 ऊपर ही है और 3 की पावर 2 नीचे चला गया। अब x की पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखें तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की पावर 2 और यहाँ जो पावर आएगी यहाँ 3, क्योंकि यहाँ पावर 1/3 है तो हम इस शक्ल में लिख लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा
ये 9 आ जाएगा। अब नीचे 9 आ गई है। अब आपने देखना है उन 4 ऑप्शन में, देखें हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आंसर निकला है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पावर जो है वो 3 है और नीचे 9 है। अब आपने उन 4 ऑप्शन में देखना है जो आपके बुक में लिखे हुए हैं। आप बुक खोलो जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज 2 निकालो, उसमें जो MCQs का जो फर्स्ट पार्ट है उसके नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे। उन 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी गिवन होगा, 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर ओवर 9। 3 जो है ये पावर है यानी कि 1/3 है, इस शक्ल में लिखा हुआ था। x की पावर 2/3, तो 2 को हमने पावर बना दिया और 1/3 को हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर अगर 1/3 हो तो ये होता है 3 और x के, हमें पता है ना इस बात का। तो इसका मतलब है x की पावर जो 2 है उसको वैसे ही रहने दिया और 1/3 को हमने इस शक्ल में लिख दिया। 3 यहाँ आ गया और अंदर x स्क्वायर आ गया, और 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। अब उन 4 ऑप्शन में आप देखो कि जिस ऑप्शन में A, B, C या D में ये वाला ऑप्शन गिवन हो, ये वाला, तो उस पर आपने क्या कर देता है, टिक लगा देना है या सर्कल लगा देना है। मेरे ख्याल में उन 4 ऑप्शन में जो A ऑप्शन है उसमें ये वाला दिया हुआ है, तो A पे आप टिक लगा दो, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि जगह हमारे पास बची रहे, ताकि हमारे पास जगह बची रहे और आगे भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, ठीक है। ये वाला बस आंसर हम लिख देते हैं। इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है एक्स स्क्वायर और यहाँ 3 और नीचे 9। ये वाला आंसर है जो उसने हमें ऑप्शन दिया है, उसमें आपने ये टिक लगा देना है, ये वाला, ठीक है। ये डैश के ऊपर मैंने लगा दिया। अच्छा, अब उससे कहा है राइट 7 स्क्वायर रूट एक्स इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए ये रेडिकल शक्ल में लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट शक्ल में लिखा हुआ है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, x को ऐसे ही रहने देंगे और 7 पावर है तो ये आ जाएगी 1/7। देखिए ये एक्सपोनेंशियल शक्ल में आ गई, पावर की शक्ल में आ गई, ठीक है। तो उन 4 ऑप्शन में जहाँ x की पावर 1/7 लगा हुआ होगा वहाँ आप टिक लगा दो। राइट 4 2/3 विद रेडिकल साइन। अब जैसे ये रेडिकल में दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियल में लिखा है हमने, ये एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है और हमने रेडिकल में लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें 1/3 तो इसका मतलब है 3 इधर ही आ जाएगा क्योंकि पावर 1/3 हो गई। ये 2 जो है वो 4 का स्क्वायर ही बनेगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, आप 4 का स्क्वायर भी लगा सकते हो और 16 भी लगा सकते हो क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। तो उन 4 ऑप्शन में जहाँ ये वाला ऑप्शन लगा हुआ वो 3 स्क्वायर रूट 3 और अंदर है 4 का स्क्वायर, तो उस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ओके, अब फोर्थ पार्ट को देखो। इन स्क्वायर रूट 3 35 द रेडिकेंड। इसमें वो कहता है इसमें जो रेडिकेंड है वो क्या है। देखिए इसको रेडिकल कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। जो रेडिकेंड होता है वो रेडिकल के अंदर होता है, यानी कि रेडिकल के अंदर क्या है 35 है। तो इसमें इस वैल्यू में, इस स्टेटमेंट में जो रेडिकेंड है वो क्या है, वो 35 है। और उन 4 ऑप्शन में जहाँ 35 लगा हुआ होगा आप वहाँ पे टिक लगा दोगे। आप फिफ्थ पार्ट को देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको मैं साइड पे सॉल्व कर लेती हूँ। मेरे ख्याल में ये पेन ख़त्म हो गया, मैं और पेन उठाती हूँ। ये देखें या 25/16, तो 5 का स्क्वायर नीचे 4 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पावर क्या आ गई -1/2। देखें इसको अगर सॉल्व करें तो 5 का अलग से ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर यानी कि -1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -1/2। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी 2 से कट जाएगा, यहाँ भी 2 से कट जाएगा। 5 की पावर -1 बनेगी, 4 की पावर भी -1 ही बनेगी। तो यहाँ 4 की पावर -1 है तो वो ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर भी -1 पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसका आंसर बनेगा 4/5। 4 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया क्योंकि दोनों की पावर माइनस में थी। आपको पता है पावर माइनस में हो, न्यूमिनेटर में हो तो वो नीचे चला जाए, डिनोमिनेटर में चला जाए तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 4/5 जहाँ ऑप्शन लगा हुआ होगा वहाँ आप 4/5 पे टिक लगा दोगे जिस ऑप्शन में आपके पास
लिखा हुआ होगा 4/5। ओके, अब 6 पार्ट को देखें। द कंजुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज, ये बहुत इजी है, हमें पता है जो कंजुगेट होता है वहाँ आयोटा के साथ 4 आयोटा है ना, तो 4 आयोटा के साथ ये जो साइन लगा हुआ होता है 4 आयोटा के साथ प्लस का साइन है। तो जब हम कंजुगेट लेते हैं इसको कंजुगेट कहते हैं। जब हम कंजुगेट लेते हैं तो 4 आयोटा के साथ साइन जो होता है वो तब्दील हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए ये माइनस हो गया। द वैल्यू ऑफ आयोटा 9, आयोटा 9 को भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आयोटा 9 को हम जब हल करेंगे तो लिखेंगे आयोटा 8 और 7 आयोटा। हमें पता है आयोटा 9 को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ आयोटा की पावर 8 है, यहाँ आयोटा की पावर 1 है, 8 + 1 9 ही बनता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हमें पता है कि दो वेरिएबल सेम वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड होती है। यहाँ 8 पावर है, यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, यहाँ 1 पावर है, तो 8 + 1 9 बनता है। तो इसकी शक्ल की जगह, इस शक्ल की जगह हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और 4, हमें पता है 2 4 8 होता है और 7 आयोटा वैसे ही आ रहा है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। -1 4 और यहाँ आयोटा, ये मनी मनाई हकीकत है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया। अब -1 की जो पावर है वो 4 है, यानी कि इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर हो तो क्या होता है, माइनस जो होता है वो प्लस में तब्दील हो जाता है। अगर पावर ऑड नंबर हो तो माइनस माइनस ही रहता है। देखिए यहाँ माइनस की पावर 4 है और 1 की पावर भी 4 है। माइनस की पावर 4 का मतलब है कि माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 की पावर 4 है तो 1 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही रहता है। तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया, आयोटा। तो दी वैल्यू आयोटा 9, आयोटा 9 की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, आयोटा बनेगी। उन 4 ऑप्शन में जहाँ आयोटा लिखा हुआ होगा वहाँ पे आप क्या कर देना, टिक लगा देना। अब ये 8 पार्ट है। एवरी रियल नंबर इज, हर रियल नंबर क्या होता है, हर रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर। अब ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि जो हर रियल नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। जहाँ कम्प्लेक्स लगा हुआ होगा, कम्प्लेक्स नंबर लगा होगा, आप वहाँ पे टिक लगा देना। वो कह रहा है रियल पार्ट ऑफ 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, बल्कि ये पूरा मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये काम वैसे भी हो गया, आपको समझ आ गई है, तो यहाँ तक मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। रियल पार्ट ऑफ 2ab, इसको हल कर देते हैं। 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, इसका रियल पार्ट बताना है। जो आयोटा के साथ वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आयोटा के बगैर वाला होता है वो रियल पार्ट होता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 2ab को आयोटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2ab को आयोटा स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2ab आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2ab आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 2ab आयोटा वैसे ही रहेगा, प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ आ जाएगा 2ab आयोटा और यहाँ आ जाएगा -2ab। 1 मल्टीप्लाई होगा -1 तो ये आ जाएगा। तो रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, -2ab और यहाँ क्या आ जाएगा, +2ab आयोटा। अब आयोटा के साथ वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ ये वाला इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। अब उसने कहा रियल पार्ट क्या है इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू का जो रियल पार्ट है वो है -2ab। तो रियल पार्ट क्या होगा, -2ab, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, आप इसको भी सॉल्व कर देंगे, -3 आयोटा प्लस 2। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा। -3 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है और -2 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और -2 आयोटा। अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, देखें आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है
और इसका साइन भी साथ आएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस बी आयोटा। यहाँ बीच में प्लस होता है, यहाँ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस है। यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस, यानी कि -2 है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस शक्ल में हमने लिखा। तो ये हमारा जो है -2 वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्या है, -2। ठीक है, अब उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पार्ट देखने होंगे, इसमें आप बगैर 4 ऑप्शन देखे आपको समझ नहीं आ सकती। जो ए है मेरे ख्याल में वो है 0, जो बी है वो है 0 1, जो सी है वो है 0 -1, ऐसे ही डी भी कुछ है, 3 सेट है। अब देखो वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि आप सेट में से, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि आप सेट में से 2 एलिमेंट लो, क्योंकि उसने कहा है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐड के लिहाज से, ऐड करके। अब 2 एलिमेंट लो आप सेट में से और उन 2 एलिमेंट्स को ऐड करो, फिर भी वो उसी सेट का हिस्सा आ जाए, उसी सेट का एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी इस सेट पे एग्जिस्ट करती है। देखें 0 0, यहाँ 0 1 और यहाँ 0 -1। अब आपने क्या करना है, अब देखें अगर 0 1 को देखें, अगर बी पार्ट को देखें 0 और 1, अगर आप 0 और 1, अगर आप 0 को 0 में ऐड करो तो 0 ही बनता है, तो वो इसका हिस्सा है। ठीक है, अगर 0 को 1 में ऐड करो तब भी 1 होता है, वो भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप 1 को 1 में ऐड करो तो ये 2 बनता है, और 2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, 2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो इधर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह सी को देखोगे तो उधर भी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि -1 और फिर जब -1 और -1 यानी इसी के 2 एलिमेंट ले लो, -1 और -1 यानी 2 सेम एलिमेंट भी लिए जा सकते हैं। -1 -2 बनेगा जो उसको बिलोंग नहीं करेगा। तो जो ए पार्ट है वो क्या है, 0 है। तो आपको पता है 0 जमा 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 इसको बिलोंग कर रहा है। तो जो ए पार्ट है 11th पार्ट का जो ए पार्ट है वो ठीक है, आप इस पर टिक लगा दो, क्योंकि जो 0 है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप इस सेट के एलिमेंट लो, यानी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, 0 को लो, एडिशन के लिहाज से इसको ऐड करो तो वो फिर भी 0 ही बनता है। तो 0 इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। बाकी बी में, सी में और डी का भी, जो डी के भी 2-3 एलिमेंट है, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी उधर भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो जो 11th पार्ट है इसका जो ए है, ए ऑप्शन वो ठीक है कि बाकी 0 जो सेट है, जो ऐसा सेट है जिसमें कोई एक एलिमेंट है जो 0 है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे देखें 12th पार्ट, नेम दी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन। अब देखें इससे कहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। देखें यहाँ भी -√5/2 है, यहाँ भी -√5/2 है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ मल्टीप्लाई 1 हुआ है। हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू बनती है। अब मल्टीप्लाई किससे हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, आइडेंटिटी के साथ, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जहाँ मल्टीप्लिकेटिव, जिस ऑप्शन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखी होगी उस पर आप टिक लगा दो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है आइडेंटिटी, 1 को आइडेंटिटी भी कहते हैं, मल्टीप्लाई हुआ है आइडेंटिटी और वही वैल्यू बनी है, तो इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, 13 पार्ट देखें, इफ़ x y z बिलोंग टू r, अगर 3 वेरिएबल हैं, 3 नंबर हैं जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, z <0, अगर z जो है, जो तीसरा एलिमेंट है वो 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में हो,
तो x अगर लेस देन y हो तो देखें, ये बात थोड़ी समझने की है। x जो है वो लेस देन y है, x जो है वो लेस देन y है, और x भी y भी और z भी किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और जो z है वो भी लेस देन 0 है। आप देखेंगे यहाँ बात समझने की है, 3 एलिमेंट हैं, तीनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ उसने कहा कि x जो है वो लेस देन y है। मिसाल के तौर पे x 1 हो गया और y हमारा 2 हो गया, 1 जो है वो लेस देन 2 है। समझ आई बात? अब जो z है वो लेस देन 0 है, यानी कि z की जो वैल्यू होगी वो -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, यानी कि 0 से छोटी है, सिर्फ नेगेटिव हो सकती है। अब जब नेगेटिव है तो अगर -1 को यहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो -1 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -1 बनेगी और यहाँ -2 बनेगी। अब यहाँ जो ये साइन लगा हुआ है तो ये साइन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि जो -1 है वो -2 से बड़ी वैल्यू है। -1 और -2 का मतलब क्या हुआ? यानी कि माइनस का मतलब है, +2 का मतलब है आपके पास 2 रुपए हैं, -2 का मतलब है कि आपने 2 रुपए किसी को देने हैं, यानी कि आपके पास माइनस में है, आपके पास पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ऐसे ही बात हुई ना। तो -2 का मतलब है कि आपने किसी को देने हैं। तो अब -2 अगर आपने किसी को आपके पास -1 हो या -2 हो तो बड़ी वैल्यू क्या है? बड़ी वैल्यू -1 है। अगर आपने किसी को 1 रुपया देने हैं तो वो पैसे कम हैं, अगर आपने किसी को 2 रुपये देने हैं तो वो पैसे ज़्यादा हैं। तो इसलिए -1 और -2 में जो बड़ी वैल्यू है वो -1 की वैल्यू है। तो यहाँ जो हमारे पास ये साइन है ये तब्दील हो जाएगा, -1 बड़ा हो जाएगा -2 से। बात समझ आई? यानी कि अगर आपके पास 2 वैल्यू हों, एक वैल्यू छोटी हो, यहाँ 1 लेस देन है 2 से, 1 लेस देन तो 2 से, लेकिन आप कोई ऐसी वैल्यू जो कि z है जो लेस देन 0 है, -1 आपने अगर मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, जो ये साइन है ये उल्टा हो जाता है, जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाती है और जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है। इस मिसाल से आपको पता चल गया, यहाँ 1 लेस देन 2 था, तो जब -1 जो 0 से कम था, -1 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 उल्टा हो गया, यानी कि -1 पहले 1 छोटा था, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 बड़ा हो गया -2 से। तो यहाँ साइन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, तब्दील हो जाता है। जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है और जो ग्रेटर देन हो वो लेस देन हो जाता है। अब इस मिसाल को ज़हन में रखें। अब x लेस देन y है और z जो है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। तो अगर x 0 से मल्टीप्लाई होगा और y भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो साइन है ये इस तरह है, तो ये इस तरह हो जाएगा। बात समझ आई? x z ग्रेटर देन हो जाएगा y z से, क्योंकि यहाँ x लेस देन था y से। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो x जो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बड़ी हो गई और ये वैल्यू छोटी हो गई। तो इधर हम जो लिखेंगे, हम लिखेंगे x z ग्रेटर देन y z। यहाँ x लेस देन y था और यहाँ z से मल्टीप्लाई करके एक्स जी जो है वो बड़ा हो गया वाई सी से। बात समझ आई? अब ये 14 पार्ट देखें। इफ़ ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहे हो और ए इक्वल टू बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो या बी ग्रेटर देन ए हो, इज कॉल्ड, ये लिखा हुआ है इज कॉल्ड, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? ये प्रॉपर्टी अब आप ज़हन में रख लो, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जहाँ ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी लिखा हुआ हो जिस ऑप्शन में ए बी सी डी में, उस पे आप क्या कर दो? टिक लगा दो। ठीक है? अब ये बात समझाने वाली नहीं है, ये बात बस याद करने वाली है। जब इस तरह की प्रॉपर्टी हो कि 2 एलिमेंट हों, 2 नंबर हों, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हों, या दोनों बराबर हों, या एक बड़ा हो एक छोटा हो, या दूसरा बड़ा हो और पहले वाला छोटा हो, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके, अब लास्ट पार्ट को देखते हैं। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, ये लिखा हुआ है। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि ख़त्म ना हो रहा हो, और नॉन रिकरिंग हो यानी कि देखें
2.35678201 यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, ऐसे ही आगे भी जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग होती है जो डेसिमल के बाद एक ख़ास तरतीब हो, जैसे कि 2.676767 या 2.4444, ऐसे ही ये ख़ास तरतीब आ रही है, यानी 44 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 6767 फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। अगर इस तरह की वैल्यू ना हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे 2.57 है तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग है क्योंकि बार बार 6767 रिपीट हो रहा है। लेकिन देखें इस वैल्यू में नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है, डेसिमल के बाद कोई ख़ास तरतीब भी नहीं आ रही, कोई रेपिटिशन भी नहीं आ रही किसी सेम तरतीब के साथ। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। जब ये नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, डेसिमल यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ आ गई? एन इर्रेशनल नंबर। फिर ये 15 पार्ट का जो जवाब है वो है एन इर्रेशनल नंबर। जहाँ एन इर्रेशनल नंबर होगा ए, बी, सी या डी में, उस पे आप क्या कर दोगे? टिक लगा दोगे एन इर्रेशनल पे। जो टर्मिनेटिंग होती है वो रैशनल होती है, जो रिकरिंग होती है वो भी रैशनल होती है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उसको एन इर्रेशनल नंबर कहते हैं। वो एन इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया, बड़ी डिटेल से करवाया है। उसके बावजूद अगर आप कोई क्वेश्चन हो, आपने पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन समझा दूंगी। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रू और फॉल्स के बारे में है, यानी स्टेटमेंट लिखी हुई है और आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। हमें पता है एसोसिएटिव ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। अगर हम ए, बी और सी लें तो ए, बी प्लस सी या इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देखें ये भी एसोसिएटिव है एडिशन के लिहाज से, और ए इंटू बी सी इज इक्वल टू इंटू ए बी और बाहर सी, तो ये भी एसोसिएटिव ऑपरेशन है। तो ये दोनों एसोसिएटिव ऑपरेशन है, ये एडिशन के लिहाज से क्योंकि ऐड हो रहा है, और ये मल्टीप्लिकेटिव के अंदाज से है कि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एसोसिएटिव हो रहा है मल्टीप्लाई के लिहाज से, और ये एसोसिएटिव हो रहा है एडिशन के लिहाज से। तो उसने कहा डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो इन दोनों में डिवीजन वाली बात कोई है नहीं, तो एसोसिएटिव ऑपरेशन जो होता है वो डिवीजन नहीं होता। तो ये बात क्या हो गई? ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, बात समझ आई? तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? टी। टी का मतलब ट्रू। ठीक है, तो सेकंड पढ़ें, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये भी सो ऑन। तो इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन होल नंबर में 0 मौजूद होता है। तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। वो कहते हैं एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। देख के पता चल रहा है क्योंकि होल नंबर में 0 भी है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि इसमें है 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ भी 1 भी है और इन्फिनिटी तक यहाँ तक जा रहा है, लेकिन 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है। तो इसका मतलब है हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर्स में 0 आता है। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये बात गलत हो गई। हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। मैं लिख रही हूँ एफ। बात समझ आई? थर्ड को देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि आप 5 को मल्टीप्लाई करो 1/5 से, तो 5 से क्या हो जाता है, कट जाता है, हमारे पास आंसर 1 आता है। जिन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आए तो वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। इसका मतलब है 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई का जो इन्वर्स है, 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है यानी 5 को मल्टीप्लाई करके ऐसी वैल्यू से जो इन्वर्स हो उससे मल्टीप्लाई करो और आंसर 1 है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो 1/5 5 का क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1 आया। जिन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर 1 है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, बात समझ आई। आप उसने कहा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.02 इज 50, तो आप क्या करो, कैलकुलेटर उठाओ और उसमें 0.02 को मल्टीप्लाई करो 50 से, तो आप कैलकुलेटर से जब मल्टीप्लाई करोगे इन दो वैल्यूज को तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाकई 0.02 को जब मल्टीप्लाई किया 50 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो इन दो वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए, एक दूसरे के उल्टे हो गए। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको आंसर 1 आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। बात समझ आ गई? ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि फिर से जगह बन सके आगे के पार्ट समझाने के लिए। ठीक है, अब वो कह रहा है पाई इज अ नेचुरल नंबर, पाई इज अ रैशनल नंबर, रैशनल। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 और आगे भी जा रही होती है। और हमें पता है कि रैशनल नंबर के लिए 3 शर्तें होना ज़रूरी हैं। एक तो ये शर्त है कि P/Q की शक्ल में हम लिख सकें, ठीक है। और दूसरी शर्त ये होती है कि वो अगर डेसिमल में लिखा हुआ है, अगर वो पॉइंट में लिखा हुआ है, डेसिमल में लिखा हुआ है, तो वो टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म हो रहा हो। तो दूसरी शर्त भी ख़त्म हो गई। तो दूसरी शर्त भी क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, वैल्यू जा रही है, ठीक है ना। और तीसरी शर्त है कि अगर टर्मिनेटिंग ना हो, अगर ख़त्म ना हो रहा हो तो रिकॉर्डिंग हो। रिकॉर्डिंग यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स लिखे हुए हों वो ख़ास तरतीब में आ रहे हों या रेपिटिशन हो रही हो। जैसे कि 3.4444 ये जा रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन रिकॉर्डिंग है कि एक नंबर बार बार आ रहा है। इसी तरह 3.67 भी हो सकता है, 67 फिर 67 फिर 67। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो रिकॉर्डिंग होते हैं। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की 3 शर्तें हैं। एक कि वो P/Q की शक्ल में लिखा जा सके, यहाँ तो P/Q की शक्ल ही नहीं है। दूसरा है कि अगर डेसिमल में हो तो क्या हो, वो टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म हो रहा हो, तो यहाँ टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तीसरी शर्त ये है कि वो रिकॉर्डिंग हो, यानी डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हो वो बार बार तब्दील हो रही हो या एक ख़ास तरतीब आ रही हो, रेपिटिशन हो रही हो, तो तब हम कहते हैं रिकॉर्डिंग हो। जैसे ये है, लेकिन देखें पाई की जो वैल्यू है वो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, नॉन रिकॉर्डिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रही और डेसिमल के बाद कोई ख़ास तरतीब भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बात समझ आई? देखें, अगर ये इस तरह की वैल्यू होती 3.14141414 ऐसे ही जा रहा होता तब हम कहते हैं ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता, यानी डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं 14 फिर 14 फिर 14, एक ख़ास तरतीब आ रही है और उसी से रिपीट हो रहे हैं, सर्कल चल रहा है, तब वो हमारा रैशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पाई की जो वैल्यू है वो 3.1415, आगे भी कोई ऐसे ही रैंडम नंबर है, तो इसका मतलब है ये नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ फॉल्स लिखा है। ओके, 5th पार्ट को देखें। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, हर इंटीजर रियल नंबर होता है। अब ये बात समझने के लिए हर इंटीजर रियल नंबर होता है, आपको पता है। अब ये बात आप दिमाग में रख लो कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं। तो वो इंटीजर हो, वो इवन नंबर्स हों, वो प्राइम नंबर्स हों, वो होल नंबर हों, वो रैशनल नंबर हों, वो इररेशनल नंबर हों, वो सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर
वो रियल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। अब तक दुनिया में जितने नंबर ईजाद हुए हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, वो चाहे डेसिमल में हो, वो चाहे फ्रैक्शन में हो, वो इंटीजर्स में हो, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो, वो कम्प्लेक्स नंबर हो, वो रैशनल नंबर हो, वो इररेशनल नंबर हो, सारे जो सारे हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, तो इसका मतलब है जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। हर नंबर रियल नंबर होता है तो इंटीजर भी रियल नंबर होता है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, अब देखें सब्ट्रैक्शन इज अ क्यूमिटेटिव ऑपरेशन। अभी मैंने बताया क्यूमिटेटिव क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखें ये क्या होती है, ये क्यूमिटेटिव ऑपरेशन होते हैं, या आप इसकी मल्टीप्लाई में देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये भी क्यूमिटेटिव ऑपरेशन है। उसने कहा जो सब्ट्रैक्शन है, जो माइनस है, वो क्या है, वो क्यूमिटेटिव ऑपरेशन है। देखें यहाँ तो किसी में माइनस यूज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जो सब्ट्रैक्शन है, जो माइनस है, वो क्यूमिटेटिव ऑपरेशन नहीं है, तो ये बात क्या हो गई, ये बात फॉल्स हो गई। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। उसने कहा जो हर रियल नंबर होता है वो रैशनल होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, यानी कि +-1 +-2 ऐसे सो ऑन, और क्या रैशनल नंबर भी आते हैं, इररेशनल नंबर भी आते हैं, सारे के सारे रियल नंबर आते हैं। तो इसका मतलब है कि हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो वन है तो ये रैशनल भी हो सकता है, ये इररेशनल भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये कुछ भी नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि हर रियल नंबर में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, तो हर नंबर रैशनल नहीं हो सकता रियल नंबर का। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता। रियल नंबर में कुछ नंबर हैं जो रैशनल हैं, लेकिन रियल नंबर में कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो इररेशनल हैं, जो रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर रियल नंबर रैशनल नहीं हो सकता। अच्छा आगे देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब जो डेसिमल यानी कि जो पॉइंट के बाद जो होते हैं नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिकॉर्डिंग। अभी ये बात मैंने तफसील से बताई है। टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म हो जाने वाला, रिकॉर्डिंग यानी डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही हो, किसी खास तरतीब में आ रही हो, तो वो रिकॉर्डिंग होता है। तो वो कहता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की 3 शर्तें हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है, मैं फिर से बता देती हूँ। रैशनल नंबर की 3 शर्तें हैं। एक तो ये है कि वो P/Q की शक्ल में लिखा जा सके। यहाँ तो P/Q की बात ही नहीं हो रही, वो डेसिमल की बात हो रही है, यानी पॉइंट की बात हो रही है। तो पॉइंट की 2 शर्तें हैं, एक तो वो टर्मिनेटिंग हो, एक तो वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग यानी कि 3.14, और कोई मिसाल लें 4.56, यानी टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये पहली शर्त है। यहाँ तो ये बात ही नहीं हो रही, वो डेसिमल की बात कर रहे हैं। अब दूसरी शर्त को देखें कि टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म हो रहा हो। तीसरी शर्त है कि रिकॉर्डिंग हो। रिकॉर्डिंग की मैंने अभी आपको ये मिसाल दी, ये वाली 3.4444, 3.676767, एक ख़ास तरतीब आ रही है। 3 शर्तें हों तो हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो डेसिमल की 2 शर्तें हों, डेसिमल की 2 शर्तें हों, एक तो टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म हो रहा हो, दूसरा तरतीब जो हो डेसिमल के बाद वो बार बार रिपीट हो रही हो, या कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। तो वही कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या टर्मिनेटिंग होती है या रिकॉर्डिंग होती है, या टर्मिनेटिंग होती है या रिकॉर्डिंग होती है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि डेसिमल में या टर्मिनेटिंग होता है, रैशनल नंबर में जो डेसिमल होता है या टर्मिनेटिंग होता है या रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना? ओके, अब लास्ट पार्ट देखें, 9th पार्ट। उसमें क्या है, 1.8 के ऊपर डैश लगा हुआ है, इज इक्वल टू 1 + 8/9। तो ये बात ठीक है। 1.8 डैश का मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मतलब है कि 1.8
8 8 8 8 8, यानी ऐसे ही जा रहा है, इसकी कोई हद नहीं है। तो 1.88 को हम लिख सकते हैं 1.8888, ऐसे ही जा रहा है कि कोई हद नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.8888। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 का मतलब होता है 8/9। आप कैलकुलेटर उठाओ, 8 को 9 पे डिवाइड करो तो आपके पास यही आंसर रहेगा 0.88888, यानी आपके पास कैलकुलेटर में जितनी जगह दी हुई है सब जगह पे 888 आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि 8 ख़त्म नहीं हो रहा है, 8 जा रहा है। तो जब 8 जा रहा हो तो इसका मतलब है 0.888 की जगह पे हम 8/9 लिख सकते हैं। तो यही बात लिखी हुई है। 1.8 डैश का मतलब है 1 + 8/9। तो मैंने बता दिया 1 + 8/9 कैसे बना। तो ये वाकई सही बात है, 1.8 डैश 1 + 8/9 के इक्वल ही होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह का है। तो आपको पता है ये रेडिकेंड की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर पावर की शक्ल में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। पावर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब देखें ये पावर 1/4 है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी पावर 1/4 है। तो 81 की पावर भी 1/4 होगी, y की पावर भी 1/4 होगी, और x - 8 है तो इसकी पावर भी 1/4 होगी। अब 81 है, 81 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 4 मरतबा लिखा हुआ है, 3 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो वो 81 ही बनता है। तो 1/4 वैसे ही y -12 है, -12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, -12/4 हो जाएगा। यहाँ x है, -8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8/4 हो जाएगा। 4 को 4 से काट दें, यहाँ 4 को 12 से काटें और यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 4 को 8 से काटें तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 3 ही रहेगा, और यहाँ y की जो पावर है वो -3 हो जाएगी, और यहाँ जो x की पावर है वो हो जाएगी -2। क्योंकि x और y दोनों की पावर माइनस में है तो इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। तो 3 को ऊपर ही रहने देंगे और x और y को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। यहाँ x की पावर +2 हो जाएगी और यहाँ y की पावर भी +3 हो जाएगी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, आपसे इजीली हो जाएंगे। अब मैं आपको लास्ट पार्ट करवा देती हूँ, फोर्थ पार्ट। इसमें भी यही है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी पावर 2/5 है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और x की पावर -6 को वैसे ही रहने दिया, y की पावर -4 को भी वैसे ही रहने दिया, और z को भी वैसे ही रहने दिया। और यहाँ ये x की पावर 4y और z को हम ऊपर लेके आएंगे, तो यहाँ x की पावर -4 हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा, और z की पावर +4 हो जाएगा। और यहाँ पावर 2/5 वैसे ही आ रही है, और 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। हमें पता है 5 इसका मतलब है 5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो वो 625 ही बनता है। मैंने x, y और z को ऊपर लेके आ गई और इसको नीचे ही रहने दिया। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 की पावर 5 भी वैसे ही रहने दिया, और 5 की पावर 4 भी वैसे ही रहने दिया। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। या x की पावर -6 है, या x की पावर -4 है। -6 और -4 x की पावर क्या बनेगी, -10 बन जाएगी। यहाँ y की पावर -4 है, या y की पावर -1 है। -4 -1 क्या हो जाएगी, y की पावर -5 हो जाएगी। यहाँ z की पावर कुछ नहीं शो रहा है, यानी कि 1 है। यहाँ z की पावर 1 है और यहाँ z की पावर 4 है, तो 1 + 4 z की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और यहाँ 2/5 वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे,
ये दोनों नेगेटिव हैं, इसको नीचे लेके चले जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 की पावर 5 और यहाँ z की पावर भी 5 और यहाँ नीचे 5 की पावर 4 और x की पावर भी 10 और y की पावर 5। दोनों की पावर जो थी वो नेगेटिव थी, वो नीचे आके पॉजिटिव हो गई। यहाँ पावर 2 और 5 है तो इसका मतलब है पावर जो है 2 और 5 वो सब की पावर है। तो यहाँ अलग अलग सब के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ 2 की पावर 5, यहाँ 2 ओवर 5, यहाँ z की पावर 5, पावर क्या हो जाएगी 2 ओवर 5, यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ पावर हो जाएगी 2 ओवर 5, यहाँ x की पावर 10 है, यहाँ पावर क्या हो जाएगी 2 ओवर 5, यहाँ y की पावर 5 है, यहाँ पावर हो जाएगी 2 ओवर 5। यानी जो पावर है 2 और 5 वो सबके साथ अलग अलग लगा लिया। यहाँ 5 5 से कट जाएगा, यहाँ भी 5 5 से कट जाएगा। हमारे पास 2 की पावर 2 बचेगी, बाकी 2 की पावर 2 का मतलब है 4, ठीक है ना। यहाँ z 5 5 से कट गया, यहाँ z भी बचा 2। अब यहाँ 4 और 5 नहीं कटता, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 8 ओवर 5 और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 5 10 से कटेगा 2 बनेगा और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हमारे पास 4 बन जाएगा और ये y 5 5 से कट जाएगा और y की पावर 2 बनेगी। तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है सिंप्लीफाई, जस्ट हमने हल करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 216 का हमने जब एलसीएम लिया ऐसे करके 216 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 3 दफ़ा लिखा हुआ आया और 3 भी 3 दफ़ा लिखा हुआ आया। यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके फिर 3 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई आपस में करो तो 216 ही आता है। तो 216 की जगह पे हम 2 की पावर क्यूब और 3 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। जो 2 और 3 पावर है वो बार वैसे का वैसे ही आ रहा है। मल्टीप्लाई 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख लिया, 1/2 वैसे ही आ रहा है। 0.04 आपको पता है जब पॉइंट होता है 0.04, जब पॉइंट होता है पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाते हैं। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगा देते हैं तो पॉइंट ख़त्म हो गया। आगे जितने नंबर लिखे हुए होते हैं, जितने वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं उन वैल्यूज़ की जगह पे 0 आ जाती है। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं, उन 2 नंबर की जगह पे 2 0 आ गए हैं और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 4/100 बन गई। क्योंकि 4 से पहले 2 0 लगे हुए हैं, पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं, 2 0 का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए 4/100 हमने लगा लिया 0.04 की जगह पे। ये मैंने ये काम किया, ठीक है। अब ये पावर 2/3 है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी पावर 2/3 है, तो इसके साथ अलग से पावर लगा दी और इस वैल्यू के साथ अलग से पावर लगा दी और यहाँ 2 से कट गया तो बाकी 5 बच गया। अब यहाँ 4/100 है तो 4 को 100 पे काटा तो 4 25 100 बनता है तो 1/25 आ गया। यहाँ पावर आ रही है -3/2। देखें यहाँ पावर -3/2 है, यहाँ 25, इसका मतलब ये है कि 1 की पावर तो ये है -3/2, वो तो 1 ही बनेगी, लेकिन 25 की पावर भी -3/2 है। तो इसका मतलब है अगर 25 को ऊपर लेके चले जाएं जो पावर होगी वो माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी। तो 25 जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, +3/2 हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने 25 को ऊपर लेके गई, 1/25 था, 125 को ऐसे कर लिया, 25 ऊपर चला गया तो 25 की पावर जो है -3/2 वो प्लस में आ गई और 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो 1 ही रहता है, तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 नीचे चला गया और 25 ऊपर आ गया। यहाँ तक हमने कर लिया। 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर लिख लिया, ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ रही है, यहाँ भी वैसे ही आ रही है। तो 5 का स्क्वायर 2 से कट गया, 5 की पावर 3 बनी, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। हाँ, और स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट की बजाय हमने पावर की शक्ल में लिख लिया और पावर 1/2 आ गई, स्क्वायर रूट की जगह पे पावर 1/2 आ गया। अब यहाँ ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। तो इसका मतलब है कि 5 को जब 5 3 से काटेंगे तो यहाँ 5 की पावर 2 ही बनेगी, ठीक है ना। अब यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, यहाँ पावर 1/2 है। तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की पावर 1/2 है।
तो 2 स्क्वायर के साथ अलग से लगाएंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा। 3 स्क्वायर के साथ 1/2 लगाएंगे तो 2 से कट जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। 5 स्क्वायर के साथ पावर 1/2 लगाएंगे तो 2 1/2 से कट जाएगा और बाकी 5 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ओके। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। यहाँ AP/AQ दिया हुआ है, बाहर P + Q है पावर और फिर ये डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, फिर AQ/AR और बाहर पावर है Q + R और यहाँ डिवाइड का साइन है, फिर 5 है AP/AR P - R। यहाँ A नीचे जो है डिनोमिनेटर में A की पावर पॉजिटिव Q है तो AQ को जब ऊपर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव Q हो जाएगी, A - Q। तो A सेम नंबर है तो एक A लिख लिया और P और Q को हमने क्या कर दिया, क्योंकि जब AQ ऊपर गया तो क्या बन गया, A - Q और यहाँ AP था, ऐसे ही था। 2 नंबर हैं, 2 सेम नंबर हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि P क्योंकि Q के साथ माइनस है तो P - Q आ जाएगा, P - Q आ गया। ठीक है, इसी तरह ये ऊपर जाएगा तो AQ - R आ गया। यहाँ डिवाइड है, आपको पता है डिवाइड की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो आगे वाली जो वैल्यू होती है, जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। अगर डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया तो ये नीचे आपको पता है हमेशा डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो ये जब न्यूमिनेटर है ऊपर वाला है वो नीचे जाएगा तो 1 ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर आ गया और ये वैल्यू नीचे चली गई। ठीक है, तो यहाँ P - Q P + Q, यहाँ फार्मूला हम लगा रहे हैं कौन सा, A + B A - B = A² - B²। P + Q P - Q किसके बराबर होगा, P² - Q²। तो P - Q P + Q मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, P² - Q²। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Q² - R²। यहाँ नीचे है 1/5, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ रहा है P² - R²। ठीक है, सेम नंबर है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक A लिख लिया, P² - Q² + Q² - R² लिख लिया। यहाँ A को 5 को नीचे ही रहने दिया, मैंने इस करके डैश करके नीचे 5 लिख लिया, 5 नीचे ही रहा। A को जब हम ऊपर लेके आए तो A के साथ P² के साथ प्लस है तो P² के साथ माइनस हो जाएगा, R² के साथ माइनस है तो जब ये ऊपर आएगा तो R² के साथ प्लस हो जाएगा और 5 नीचे खड़ा हुआ है। अब ये फिर सेम नंबर्स हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि Q² से कट गया, बाकी P² - R² बना। यहाँ फिर A है, ये भी A है, सेम नंबर है तो एक दफ़ा लिख लेंगे और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। P² - R² - P² + R²/5। ये P² - P² से कट जाएगा, -R² + R² से बन जाएगा। तो A की जो पावर बनेगी, क्योंकि सारे कट गए हैं, A की पावर 0 बनी और नीचे 5 वैसे का वैसे ही आ रहा है। जब किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। करोड़ की पावर भी 0 हो, जिस वैल्यू की पावर 0 हो, अब आप हो, आपका कोई नाम होगा, उसैद नाम होगा, मिसाल के तौर पर कोई भी नाम होगा जो आप मुझे देख रहे हो, अगर आपकी पावर भी 0 हो, आपके ऊपर 0 लगा हुआ हो तो इसका मतलब है आप 1 हो, आप वो बच्चा नहीं हो जो मुझे देख रहे हो। ठीक है ना, तो अगर करोड़ लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, अगर पावर 0 है तो इसका मतलब है ये 1000 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ A की पावर 0 है तो A की पावर 0 का मतलब है ये A नहीं है, ये 1 है। 1/5 आ गया और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम टू सेम ऐसे ही हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ डिवाइड लगा हुआ है, वहाँ तो डिवाइड की वैल्यू भी नहीं है, वहीं वहाँ 3 हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर ब्रैकेट में तीसरी वैल्यू दी हुई है। तो हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आना है और फिर ये वाला फार्मूला लगा के हल करना है और फिर हमने पावर ऐड कर देनी है और वो कट जाएंगे, हमारा आंसर 1 आएगा। यहाँ क्योंकि 5 नीचे मौजूद था इसलिए 1/5 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में जस्ट हमारा आंसर 1 ही आएगा। हमने यही काम करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करके दिखाया है। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी और फिर हम ये फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगा के उसके बाद हमने क्या कर देना है, सेम नंबर होगा तो सेम नंबर की जो पावर होगी उसको ऐड करेंगे तो वो कट जाएगी, पावर 0 आ जाएगी। जब पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी या वो आपको करके दिखा दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। और हाँ, आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें, ताकि आपके लिए आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो कि मैं वही चैप्टर स्टार्ट करवा सकूँ। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।